नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। निरंतर लगे होंगे अपने प्रयास में। तो आज का टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सीजेआई। इस पर आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी पॉलिटी का एक अभिन्न हिस्सा है। तो जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की हम पृष्ठभूमि तैयार करेंगे सबसे पहले, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो सरकार का मुख्य कार्य है कानून बनाना और उस कानून का कार्यान्वयन करना या कानून की समीक्षा करना। कानूनी समीक्षा के लिए न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये तो परंपरा हमारे प्राचीन काल में न्याय को सर्वोच्च मूल्य माना जाता था। तो न्याय का मुख्य आधार धार्मिक ग्रंथ भी बताते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा एक किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें न्यायपालिका की विस्तृत व्याख्या दी गई है। न्याय की स्थापना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। अब यहाँ पर राजा हमारा है कौन? यानी कि हमारा राजा यहाँ पर कौन है? सरकार, गवर्नमेंट। यहाँ पर हमारा राजा है गवर्नमेंट। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, उसमें स्पष्टीकरण किया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट मतलब संघीय न्यायालय, जो अलग अलग प्रांतों में जो हाई कोर्ट थे उनसे ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसे बोलेंगे हम संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, जो 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आ गया था। तो अधिनियम तो था 1935, लेकिन जो संघीय न्यायालय का प्रावधान था वो 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। तो इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गुती। तो हम बात अभी सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, तो उसके थे मॉरिस गुएर। अगर हम बात संविधान बनने के बाद, आज़ादी के बाद, 26 जनवरी के बाद की बात करें, तो हमारा यही सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जिसके पहले बने थे हमारे जज तो हीरालाल जे कानिया। अगर 1935 के अधिनियम की बात करें तो मॉरिस गुएर, और जो हम पहले प्रथम हाई कोर्ट की बात करें तो तुम्हारे थे एलिजा एम्पे। निकाय गठन की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। तो निकाय के गठन के बारे में संविधान का अनुच्छेद 124 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान करता है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 33 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रारंभ में जब 1935 के साथ जब आया था तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के रूप में सुनवाई दिल्ली के अलावा कहीं भी आयोजित की जा सकती है। स्थान बदला जा सकता है। अनुच्छेद 130 के तहत सीजीआई द्वारा कहा गया है कि स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और भी हो सकता है। बात करते हैं इसकी पात्रता की, तो पात्रता अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का वह नागरिक हो, 5 वर्षों तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे, या फिर एक से अधिक न्यायालयों में वो काम कर चुका हो, या फिर 10 वर्षों तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत न्यायविद हो, यानी कानून का विशेष जानकार हो, तो वो पात्र है, मतलब वो एलिजिबल है। नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करने से पहले ऐसे न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। मतलब समझ रहे हैं ना? उन ही लोगों से पूछकर उनकी ही नियुक्ति करना। राष्ट्रपति का खास रोल है नहीं इसमें, कॉलेजियम व्यवस्था है। मतलब कुछ लोग बैठेंगे, चुनेंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे, राष्ट्रपति उसको साइन मार देगा, उसके बाद में राष्ट्रपति ही उनको एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जिसमें आपको एक लिंक मिलेगा और गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाँ, हमारा टॉपिक था तो नियुक्ति तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति भी ऐसी नियुक्ति करने से पहले ऐसे न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। और इस नियुक्ति की बात करें तो उनके हस्ताक्षर ए मुहर से की गई है। वह ऐसा मुहर लगे वारंट द्वारा करता है, और सीजीआई के परामर्श से सीजीआई के अलावा
एक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जो परामर्श बाध्यकारी है। जैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे मैंने बताया, उसके बाद एक की पॉइंट उनके बना सकते हैं। बात करते हैं शपथ की। तो शपथ अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेता है। राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति करा सकते हैं और नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत, राष्ट्रपति ने जैसे कहा बोला हो इनके सामने शपथ लेनी है, उनके सामने शपथ ले सकते हैं न्यायाधीश। शपथ का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124। वह तीसरी अनुसूची के मसौदे के अनुसार संविधान और कानूनों की रक्षा करने की शपथ लेता है। अगेन, तीसरी अनुसूची के अनुसार संविधान और कानूनों की रक्षा करने की शपथ लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीजेआई शपथ किस विषय की लेता है, तो उसमें ऑप्शन से होते हैं कि वो संविधान की शपथ लेता है या केवल संविधान की लेता है, या केवल कानूनों की रक्षा करने की लेता है, या मूल अधिकार की लेता है। तो इसमें सही आंसर भी होगा, तो वो लिखा होगा संविधान और कानूनों की रक्षा करने की शपथ लेता है। कार्यकाल की बात कर लें तो कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, जो समझे इससे पहले राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। लास्ट उनकी रह सकती है तो 65 वर्ष की आयु तक, चाहे उनके 6 महीने रहे हों, चाहे वो 3 महीने बाद उनकी 65 वर्ष हो जाए, और कार्यकाल उनका फिक्स नहीं है। जैसे मंत्री लोगों का, सांसद, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य के फिक्स होते हैं 6 साल या 5 साल, उस तरह से इनका नहीं है। अंतिम उम्र 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उससे पहले वो अपना, तो पहले से अपना पद हटाना चाहते हैं तो त्याग पत्र दे सकते हैं, और 65 वर्ष तक वो कार्यकाल पर रह सकते हैं। अब उसके बाद में होगा न्यायाधीश, तो हमने बना दिए। न्यायाधीश के बाद में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीश हटाए, हमने नियुक्ति कर दी, नियुक्ति के बाद हम उनको हटाने के कुछ प्रावधान हैं, वो कुछ मैंने लाइन टू लाइन लिख दिए हैं, आप समझने में सक्षम होंगे। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में उनकी डिस्चार्ज का विस्तार से उल्लेख है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 से पद से हटाने का अधिकार सिद्ध कदाचार एवं अयोग्यता होनी चाहिए। जजों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा के 10 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है। यदि सभापति सहमत नहीं है तो वह प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और स्वीकृत होने पर इसे सदन में रखा जाता है। इतना क्लियर? सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा आरोप पत्र की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करती है। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, दूसरे एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और तीसरे एक प्रसिद्ध न्यायविद शामिल होते हैं। इसके बाद कमेटी आरोप की जांच करती है। यदि आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इसे सदन में मतदान के लिए रखा जाता है। अगेन रिपीट, कमेटी आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सही नहीं पाए जाते तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इसमें सदन में मतदान करने के लिए रखा जाता है। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यहाँ भी पास होने के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अंतिम में तो राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है, जो राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी है क्योंकि नीचे से पास होते हुए जा रहा है। आरोप पत्र की जांच के संदर्भ में आरोपी जज को अपना पक्ष वकील के माध्यम से प्रस्तुत करने का अधिकार है। अगर बात अच्छे से नहीं आई हो समझ में तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इससे कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा की अपेक्षा कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम वेतन भत्ते की बात कर लें, क्योंकि हमने पहले जज साहब को बनाया, जज साहब को हटाने की प्रक्रिया भी बनाई, लेकिन जज साहब के वेतन की भी बात कर लें लगे हाथों बात करते हैं वेतन और भत्ते की। तो अनुसूची 2 में, जैसे हमने बताया था अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान था, ऐसे अनुसूची 2 में इसका निर्धारण संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। वर्तमान में सीजीआई की 2.80 लाख यानी 2,80,000 और जो अन्य जज हैं उनको 2,50,000 अन्य जज को दिए जाएंगे। लेकिन बात की जाए कार्यवाहक एवं मुख्य न्यायाधीश की,
तो अनुच्छेद 126 कहता है कि सीजीआई की अनुपस्थिति में मृत्यु या इस्तीफे या निष्कासन की स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश में से एक कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। बात आती है तदर्थ न्यायाधीश। ये तदर्थ न्यायाधीश है क्या? तदर्थ न्यायाधीश होते कौन है? तो अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन किया गया है। बात आती है कोरम के अभाव में। कोरम का अभाव का मतलब है जैसे कि अभी 33+1 यानी 34 हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज साहब है, इसमें एक सीजीआई है और 33 अन्य है। उनमें में से अगर जो कोरम कम पड़ता है 33 जगह 30 हो जाते हैं, अगेन रिपीट, 33 जगह 30 हो जाती है संख्या, तो 3 की कमी पड़ गई, तो वो कोरम का अभाव हो गया। तो कोरम के अभाव में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पात्र हैं, वो सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में सीजीआई संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक लिखित अनुरोध करना होता है। वो इस प्रकार होता है, जैसे कोरम का अभाव है, अगेन रिपीट करा दूं, कोरम के अभाव में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पात्र हैं, सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया में सीजीआई संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक लिखित अनुरोध करना होता है। तो ऐसे करके उनका कोरम तदर्थ न्यायाधीश पूरे किए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश 127 के तहत पूरे किए जाते हैं। कोरम के अभाव में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पात्र है या फिर सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में सीजीआई संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक लिखित अनुरोध करना होता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है 127 तक हम पहुंच के, बात आती है 128 तक, क्योंकि हमने चर्चा की 124 से लेके 129 तक आज। तो 128 स्पष्टीकरण करता है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो पहले से पेंशन जा चुके हैं, अब उनको फिर से बुलाना हो किसी विशेष परिस्थिति में, तो उनकी कैसे नियुक्ति होगी? तो सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों जो योग्य हों उनकी नियुक्ति कर सकता है। ये आर्टिकल 128 कहता है, हम नहीं कह रहे इस बात को। आर्टिकल 128 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो योग्य सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति पुनः की जा सकती है। वही बात आती है अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है? जिसमें रिकॉर्ड सुरक्षित रखे हों। जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक एक शब्द पत्थर की लीक है। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कोई निर्णय दिया है तो वो निर्णय नहीं है, वो कानून बन चुका है। जैसे शुरुआत में बहुत सारे केस चले, उसमें पहले प्रस्तावना को महत्व नहीं दिया गया, फिर प्रस्तावना को अंग माना गया, और केशवानंद भारती मामले में तो उसे अंग ही नहीं आत्मा मान लिया गया। तो वो क्या हो गया? अभिलेख यानी रिकॉर्ड हो गया, वो एक कानून बन गया। वही आर्टिकल 129 कहता है कि न्यायालय जिसके निर्णय का अभिलेख या रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है और निर्णयों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकार किया जाता है, वो आर्टिकल 129 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। आज हम विराम लेंगे। आज की क्लास इतनी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती, तो मैं विचार बना रहा हूँ आपकी वीडियो कम कम समय की बने, टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके आपको दिया जाए, परोसा जाए, ताकि आप इन चीज़ों को क्या है कि एक बड़ी वीडियो हो जाती है तो आगे तो बढ़ते चले जाते हैं, फिर पीछे लौटने का मन नहीं करता, पीछे नहीं आते तो पीछे की चीज़ें याद नहीं रहती। याद करना कुछ है ही नहीं, हमें क्या होता है, फील करना होता है। पॉलिटी में हमको हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा उसका हिस्सा, तब हम समझेंगे। जब भी पॉलिटी पढ़ो तो आप किरदार में प्रेजेंट हो जाओ। जैसे जब राष्ट्रपति पढ़ो ना, अपने आप को राष्ट्रपति मान लो, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जब आप संसद पढ़ो ना, संसद पढ़ो, तो संसद के कोई ना कोई मेंबर बन जाओ। जब आप कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी अन्य मंत्री बनेंगे, कभी अध्यक्ष बनेंगे, इस प्रकार अपने रूल सेट करो कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी नहीं है, पॉलिटी में अंदर जाना है। ऐसे पॉलिटी पढ़ोगे तो आप, मैं उम्मीद है कि आप व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पुराना डायलॉग है लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय निकला। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, दिक्कत न लें, सारी पीडीएफ है आपको अपलोड कर दी जाएंगी। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें, जिससे आपका जाएगा कुछ नहीं और खोएंगे भी कुछ नहीं, तो दबाने में कोई हर्ज भी नहीं है, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। क्योंकि ज्ञान यहाँ से मिले उतना कम है, क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह गहरा होता है। जितना अंदर जा सको उतना चले जाओ।
खुले हैं सबके हाथ। धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, फिर इसी आवाज़ के साथ में।